हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि शम्मी और इंस्पेक्टर गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी सड़क पर आ जाती है। दौड़ते हुए चलाते हुए एक जगह पहुंचते हैं, एक एनजीओ ऑफिस। इंस्पेक्टर ने शम्मी को एक फ्रेशफुल औरत से मिलवाया। उस एनजीओ की मैनेजर थी प्रतिभा दुक्कल। शम्मी ने हेलो बोला तो प्रतिभा जी बोली, इतने टाइम बाद आपसे मिलकर अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद मिलना हुआ। शम्मी उन्हें देखकर याद करने की कोशिश करने लगी और बोली कि सॉरी पर मुझे याद नहीं आया। काफी टाइम हो गया, कई साल बीत गए। तब आपने प्रैक्टिस शुरू ही की थी, आपके एक प्रोफेसर ने रिकमेंड किया था। हमारे एनजीओ में एक लड़की आई थी, उसी की हेल्प की थी। शम्मी अभी भी याद करने की कोशिश कर रही थी, कह रही थी कैसी हेल्प। प्रतिभा ने कहा उसका केस लड़ा था आपने, माँ बाप नहीं थे उसके, भाई भाभी थे, शादी करवाना चाहते थे, वो मान नहीं रही थी तो मार पीट कर जबरदस्ती उसकी शादी करवाई जा रही थी। तो उसे इसी एनजीओ में भेजा गया था। मैं एनजीओ में नहीं थी तब तक, ऐसे किसी मामले से दो चार नहीं हुई थी। आपकी प्रोफेसर विद्या वर्मा ने उन्हें पर्सनली जानती थी तो उनसे ही हेल्प मांगी थी। उन्होंने ही आपको रिकमेंड किया था, आपने वो केस अच्छे से हैंडल किया था, लड़की को प्रॉपर्टी में से भी हिस्सा दिलवाया था। शम्मी ने कहा करियर की शुरुआत थी, नया नया जोश था, लड़े थे ऐसे कई केस, पर मुझे सच में याद नहीं आ रहा। तो वो लड़की ठीक है, उसकी हेल्प फीस लेकर की थी या बिना फीस के। प्रतिभा ने मुस्कुराते हुए कहा बिना फीस के, लड़की भी ठीक है। शम्मी ने कहा चलिए, कुछ तो अच्छा किया मैंने। प्रतिभा ने कहा अब बताइए क्या कर सकती हूँ आपके लिए। इंस्पेक्टर ने संक्षेप में युक्ति के बारे में बताया और उसकी फोटो पकड़ाई और कहा इस लड़की को ढूंढने में हेल्प चाहिए, आपके दिल्ली के हर रेड लाइट एरिया में बैठा है। आप चाहें तो इसमें दूसरे एनजीओ को शामिल कर सकती हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूंगी। आपके कुछ वर्कर्स हैं ना जो प्रोस्टिट्यूट्स के लिए HIV STI वगैरह के कैंप लगाती हैं, उनसे कहिए उनकी पैट जीवी रोड निजामुद्दीन हर जगह है, उनसे कहिए पता लगाएं कि कहाँ कहाँ नई लड़कियां उठा कर लाई गई हैं। पता करवाइए किसी ने इस लड़की को देखा हो या नाम सुना हो। प्रतिभा ने युक्ति की फोटो देखते हुए कुछ सोचा और फिर बोली मैं कोशिश करूंगी, पर पता नहीं कुछ हो पाएगा या नहीं। इतने दिन गुजर गए, पता नहीं ये लड़की कहाँ पहुंच गई होगी, और काम भी मुश्किल। इंस्पेक्टर ने कहा मुश्किल तो है पर आपके लिए नहीं, आप लोग पहले भी कई लड़कियों को छुड़वा चुके हैं, इसलिए आपके पास इन्हें लेकर आई हूँ। शम्मी की तरफ इशारा करते हुए बोली आप बस पता लगवाइए, बाकी का काम तो पुलिस कर लेगी। शम्मी ने कहा जो काम आपको बाद में करना है वो अभी क्यों नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा इतना आसान नहीं है ये करना, हम ऐसे ही वहाँ नहीं जा सकते हैं। शम्मी ने कहा आपको परमिशन चाहिए ना, मैं दिलवाऊंगी, सर्च वारंट भी निकलवा कर दूंगी, आप बस फोर्स बुलाइए, उसके लिए मैं पापा से भी बात कर लूंगी। इंस्पेक्टर ने गुस्से में कहा ठीक है कीजिए अपने पापा से बात और कहिए आर्मी भेजें जहां हम सर्च वारंट लेकर जाएंगे, वहां सिर्फ आर्मी ही काम कर सकती है। इंस्पेक्टर के टोन और हाव भाव देख शम्मी को कुछ कहते नहीं बना। अपने आप को शांत करते हुए इंस्पेक्टर बोली कि मुझे पता है आपके पापा के पास बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं, बहुत कनेक्शंस हैं, वरना मैं यहाँ आपके साथ ना होती, पर हर इंसान की हद होती है। रेड लाइट एरिया ऐसे नहीं है जहाँ हाथ में सर्च वारंट और 20-30 पुलिस वाले लिए और धड़धड़ाते हुए घुस गए। वहाँ कोई 2-4-5-10 कोठे नहीं है, सैकड़ों हजारों कोठे हैं सिर्फ जीवी रोड पर ही।
सीपीओ निजामुद्दीन की तो बात ही नहीं कर रही अभी मैं। अंदर ही अंदर ऐसी तंग और सकरी गलियां हैं कि कोई अनजान आदमी दिन में जाए तो गुम हो जाए। और वहां पहुंचकर जब तक हम कोठों की तलाशी लेंगे ना, इतनी देर में लड़कियां जाने कहां से कहां पहुंच जाएंगी। जितने पुलिस अफसर होंगे उनके ट्रांसफर हो जाएंगे, सारी दिल्ली हिल जाएगी, हर जगह खलबली मच जाएगी। जाने कौन कौन ट्रांसफर और सस्पेंड हो जाएंगे। आपको क्या लगता है ये सब इतना आसान है? इस इलाके में लाखों रुपए की न्यौछावर हो जाती है, जो ऐसे ऐसे लोगों की जेब भरती है जिनका नाम आप सुनोगी तो सराफत से भरोसा उठ जाएगा आपका। आपके पापा इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, और उस लड़की के मिलने के जो थोड़े बहुत चांस हैं वो भी हाथ से निकल जाएगा। प्रतिभा ने कहा, मैडम ठीक कह रही हैं, ये ऐसे एरिया नहीं है जहाँ पर धड़ल्ले से घुसा जा सके। शोर शराबा मतलब सबको अलर्ट कर देगा। जो काम चोरी चुपे शांति से बिना किसी परेशानी से किया जा सकता है, उसे दूसरे तरीके से करने से क्या फायदा, उल्टा नुकसान है। अपने पैर कुल्हाड़ी पर क्यों मारना? शम्मी ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। जब आप सब जानते हैं वहाँ क्राइम होता है, लड़कियां बेची खरीदी जाती हैं, तो कोई कुछ करता क्यों नहीं है? अगर कुछ लोग इसमें मिले हुए हैं तो बात ऊपर तक पहुंचानी ही चाहिए ना। कब तक चुप मार कर बैठे रहेंगे? इंस्पेक्टर ने कहा, आप जैसे प्रोफेशनल लोग ऐसी बातें करते हैं तो हैरानी होती है। आप जैसी लॉयर रियलिटी नहीं जानती क्या? फिर तो आप बहुत न्यू और इनोसेंट हैं या फिर बेवकूफ। शम्मी ने कहा, एक्सक्यूज मी। तभी प्रतिभा ने बात को संभालते हुए कहा, इनका कसूर नहीं है, इनका कभी सामना ही नहीं हुआ होगा इन सब चीजों से। ऊपर से सब कुछ ठीक ही तो लगता है। मैं कॉलेज टाइम से सोशल वर्क करती थी, मुझे लगता था मुझे सब पता है। फिर इस एनजीओ से जुड़ी, धीरे धीरे और भी बहुत कुछ देखने सुनने को मिला, सीखने को मिला। फिर एक दिन पता चला मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी। सास बहू का झगड़ा, पति पत्नी की मारपीट और दहेज प्रताड़ित औरतों को झगड़े समझाकर बहुत बड़ी सोशल वर्कर बन रही थी। समाज का असली रूप तो बहुत बाद में देखने को मिला। जाने कितने सफेद पोश मेरे सामने नंगे हुए, यहाँ सब सड़ा गला है। जाने कितनी औरतें इस प्रोस्टिट्यूशन में करते हैं, ना उनकी कोई सुनने वाला ना हेल्प करने वाला। कुछ HIV से मर रही हैं तो कुछ STI से। साथ में अपने बच्चों को भी ये रोग दे रखा है। पहले सोचा कीचड़ है, थोड़ा ज्यादा है, धीरे धीरे साफ हो जाएगा। पर फिर समझ आया कीचड़ नहीं, दलदल है। जितना मर्जी साफ कर लो कोई फायदा नहीं है। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। सब जानते हैं, सरकार प्रशासन, पर कोई कुछ नहीं करता। उनकी नाक के नीचे हो रहा है ये सब। समझ में ये बात आई कि इस दलदल को साफ नहीं कर सकते, पर सबको अलर्ट कर सकते हैं कि देखो आगे दलदल है, संभल कर पाँव रखो। गरीब और पिछड़े लोगों को समझाते हैं, खासकर लड़कियों को, औरतों को। अपने लिए स्टैंड लें, जरूरत पड़े तो हमसे मदद मांगे। इस दलदल में धंसने के बाद लौटने का रास्ता नहीं है। जो गलती से गिर जाती हैं या धकेल दी जाती हैं, उन्हें निकालने की कोशिश करते हैं। हम इस दलदल को साफ नहीं कर सकते, पर लड़कियों और औरतों को इसमें गिरने से रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। बस वही कर रही हैं, मदद करने की कोशिश। शम्मी उन्हें सुनकर प्रोसेस कर रही थी। कुछ पल बाद बोली, तो मदद कीजिए, मेरी इस लड़की की पता लगवाइए जल्द से जल्द। अगर ये नहीं मिली ना, ऐसे कुछ हो गया तो आप नहीं जानते कि इसका मिलना बहुत जरूरी है, वरना मैं खुद को कुछ कर लूंगी, माफ नहीं कर पाऊंगी। ये लड़की अगर उस नर्क में है तो मेरी वजह से। शम्मी का कहते कहते गला रुंध गया। ना चाहते हुए भी आंसू गालों पर लुढ़क आए थे। प्रतिभा ने कहा, जरूर हेल्प करूंगी, पर आप हिम्मत रखिए। आपने तो अभी से हथियार डाल दिए, अभी तो लड़ाई शुरू ही नहीं हुई।
अभी से इमोशनल होने लगी, आगे रास्ता बहुत मुश्किल होगा, खुद को तैयार रखिए। शम्मी ने कहा, मैं कमजोर नहीं हूँ, ये अंदर का गिल्ट है जो बह रहा है, आप इसे ढूंढिए, जो कहेंगी वो करूंगी, उम्र भर आपके एनजीओ के लिए फ्री केस लड़ूंगी, रुपए पैसे जितनी हेल्प कर सकूंगी करूंगी, बस युक्ति को ढूंढ कर ला दीजिए। प्रतिभा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तो मुझे युक्ति को ढूंढना ही पड़ेगा, इतनी अच्छी डील कैसे हाथ से जाने दूं। मैं इसकी फोटो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देती हूँ, जो लोग अभी एरिया में होंगे वो अभी से काम में लग जाएंगे, बाकी कल से शुरू करेंगे। मैं देखती हूँ और कौन कौन से एनजीओ सपोर्ट करेंगे, हमें जैसे ही कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको पास ऑन करूंगी। उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा, बस आप अपनी तैयारी करके रखिएगा, कहीं मैं इन्फॉर्म करूं और आपको पिछली बार की तरह मैन पावर ही ना मिले। इंस्पेक्टर ने कहा, आप बस मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, मैं 30 मिनट में उस जगह पर मिलूंगी। पिछले और इस केस में फर्क है, उस लड़की के पीछे एक मजबूर बाप था और इस लड़की के पीछे एक मजबूत और हाई प्रोफाइल लॉयर है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? उसने शम्मी की तरफ देखकर कहा। शम्मी ने कहा, मैं युक्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। प्रतिभा ने उन दोनों को 2 एनजीओ का एड्रेस दिया कि वहां भी जाकर बात कर लें, बाकी वो खुद मैसेज कर लेगी। दोनों ने दोनों जगह जाकर बात की, बातचीत पॉजिटिव रही। वापसी में शम्मी ने इंस्पेक्टर को उसके घर ड्रॉप किया। अशोक के घर तक पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज गए थे। उस दौरान अशोक, बंसल साहब और सांची के भी फोन कॉल्स आए थे। शम्मी सबको दिन भर की भाग दौड़ के बारे में बताती रही। घर पहुंचते पहुंचते वो काफी थक गई थी। कई बार थकान सिर्फ जिस्म की नहीं होती, मन की भी होती है। अशोक उससे बात करना चाहता था पर शम्मी का बात करने का मन नहीं था। अशोक सामने खड़ा सवाल पूछ रहा था और शम्मी उसकी शक्ल देख रही थी। आखिरकार रिया ने टोक दिया। उसने कहा, शम्मी थक गई है, उसे आराम करने दो, अपने सवाल बाद में पूछ लेना, अभी जानकर कुछ कर भी नहीं लोगे। शम्मी ने कहा, थैंक यू रिया, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, प्लीज डिस्टर्ब मत करना, मैं थक गई हूँ और अकेले रहना चाहती हूँ। रिया ने कहा, मैं तुम्हारा खाना भिजवाती हूँ। शम्मी ने कहा, नहीं चाहिए, मन नहीं है। ठीक है, दूध भिजवा रही हूँ, मना मत करना, पी लेना। शम्मी ने कपड़े बदले, दूध पिया और बिस्तर पर गिर गई। तो अब आगे क्या होगा ये कल के पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।